नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। प्रथम स्वतंत्रता संग्राम 1857 के नायक अमर सेनानी राजा नरपति सिंह रैकवाड़ की विजय दिवस पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पुष्पांजलि अर्पित की है और हरदोई की 650 करोड़ रुपए की 729 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया है। देश के प्रथम स्वतंत्र समर के अमर सेनानी भारत माता के महान सपूत राजा नरपत सिंह की इस पावन धरा को नमन करते हुए आप सभी को इस विजय उत्सव की हृदय से बधाई देने के लिए मैं आपके बीच आया हूं और इसके लिए आप सभी का हरदोई वासियों का अभिनंदन करता हूं। बहनों और भाइयों, ये मेरा सौभाग्य है कि जिनके शौर्य और पराक्रम के कारण आज हम सब स्वतंत्रता का उपभोग कर पा रहे हैं, अपने विकास की योजनाओं को आगे बढ़ा पा रहे हैं, उन महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों का स्मरण इस प्रकार के विजय उत्सव के माध्यम से हमें करने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। बहनों और भाइयों, इस अवसर पर हम लोग हरदोई के अंदर आए हैं। यह वर्ष वैसे भी देश की संविधान को लागू करने के 75 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में पूरा देश एक ओर अमृत महोत्सव के कार्यक्रम के साथ आगे बढ़ रहा है, तो वहीं देश के संविधान को लेकर के बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा जिस कार्य योजना के साथ देश के संविधान का निर्माण किया गया था और संविधान के प्रति सर्वोच्च सम्मान व्यक्त करते हुए एक भारत श्रेष्ठ भारत के निर्माण के इस कार्यक्रम के साथ जुड़ने का सौभाग्य हम सबको प्राप्त हो रहा है। बहनों और भाइयों, दुनिया के अंदर अगर आज भारत सबसे बड़ा लोकतंत्र है तो भारत के संविधान के कारण, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा दिए गए संविधान के कारण उत्तर से लेकर दक्षिण तक, पूरब से पश्चिम तक 140 करोड़ का भारतीय एक भारत श्रेष्ठ भारत के निर्माण के साथ अब विकसित भारत की परिकल्पना को प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में आगे बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध दिखाई दे रहा है। बहनों और भाइयों, लेकिन आज जिस गौरव की अनुभूति हर भारतवासी कर पा रहा है, आज जिस अनुभूति का एहसास हम हरदोई में बैठ करके कर पा रहे हैं, जिन विकास की नई नई योजनाओं का लाभ हम लोग ले पा रहे हैं और जिन नई योजनाओं के प्रस्ताव हम अपने माननीय जनप्रतिनिधियों के माध्यम से शासन तक पहुंचा रहे हैं, यह 1947 के पहले संभव नहीं था। गुलामी के कालखंड में यह संभव नहीं था। विकास नहीं था, गरीबी थी, अव्यवस्था थी, भूखमरी थी, रोजगार का अभाव था, लोगों को प्लान करने के लिए अकाल का शिकार होने के लिए मजबूर होना पड़ता था और अगर कहीं पर किसी ने आजादी की बात कर ली तो उस पर अत्याचार की प्रकाष्ठा के साथ निर्मम अत्याचार किए जाते थे और लगभग सैकड़ों वर्षों तक विदेशी आक्रांताओं के द्वारा अपमानित होने, लगातार अलग अलग स्थानों पर उनके खिलाफ प्रतिकार होते थे, लेकिन सामूहिक रूप से यह लड़ाई पूरा भारत एकजुट होकर के लड़े, यह दृश्य कम देखने को मिलता था। 1857
का प्रथम स्वतंत्र समर पूरे देश को एकजुट होकर के लड़ने के लिए एक नया उत्साह और एक नए उमंग के साथ आगे बढ़ता हुआ दिखाई दिया है। बहन और भाइयों, मंगल पांडे के द्वारा बैरकपुर में किए गए शुरू किया गया अभियान कहीं मेरठ के अंदर, कहीं झांसी के अंदर, कहीं बिठूर के अंदर, कहीं बलिया और गोरखपुर के अंदर, कहीं लखनऊ के अंदर और कहीं पे राजा नरपत सिंह के नेतृत्व में हरदोई के अंदर यह अभियान आगे बढ़ा। याद करिए क्या जज्बा था। जिससे पूछो, जहां पूछो, मंगल पांडे से जब पूछा गया था कि आखिर तुम तो ब्रिटिश सेना के हिस्से हो, क्यों आजादी की बात करते हो, उन्होंने कहा रखो अपनी नौकरी, मेरा देश स्वतंत्र होना चाहिए, भारत माता की आन मान और शान की रक्षा होनी चाहिए। रानी लक्ष्मीबाई से पूछा गया, रानी लक्ष्मीबाई से कहा गया कि केवल एक बार कह लो ना कि हम तो विदेशी हुकूमत के साथ मिलकर के काम करने को तैयार हैं, उनकी झांसी सुरक्षित रह जाएगी। उन्होंने कहा नहीं, झांसी भी सुरक्षित रहेगी और भारत स्वतंत्र होकर के रहेगा, हरगिज अपनी झांसी नहीं दूंगी। और इसीलिए तो हर भारतीय के मुंह से निकल पड़ा, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। बिठूर में नाना राव पेशवा के नेतृत्व में 1857 के प्रथम स्वातंत्र समर की जो रणनीति बनी थी, उस रणनीति का बिगुल फूंकने के लिए हरदोई के अंदर राजा नरपत सिंह उस लड़ाई को लेकर के यहां कार्य कर रहे थे। और आज हम जिस स्थान पर हैं, ये उनका दुर्ग कहलाता था, ये उनका किला था। स्वाभाविक रूप से जब आजादी के जज्बे को देख करके जो लोग भाग रहे थे, उनको कैसे अच्छा लगता, कैसे अच्छा लगता। 1857 में झांसी ब्रिटिश हुकूमत नहीं जीत पाई थी, विजय महारानी लक्ष्मीबाई की हुई थी। हरदोई में, इस क्षेत्र में ये विजय राजा नरपत सिंह की हुई थी। वहां पर अंग्रेज विजय नहीं हो पाए थे। ऐसे ही गोरखपुर में बंधु सिंह को वे परास्त नहीं कर पाए थे। अलग अलग स्थानों पर जहां पर भी ये स्वतंत्र समर एकजुट होकर के नाना राव पेशवा के रणनीति के तहत आगे बढ़ा, वहां पर भारत के लोग जीते थे। और बाद में यह मंद पड़ता गया और अंततः ब्रिटिशर ने फिर अत्याचार की पराकाष्ठा की। और जिसका एक उदाहरण आपके सामने महाराजा नरपत सिंह का यह दुर्ग भी है, जो खंडरों में तब्दील होकर के आज वहां पर एक टीले के रूप में मात्र बचा हुआ है। मैं धन्यवाद दूंगा और आभारी हूं केंद्रीय मंत्री और उस समय के उत्तर प्रदेश के निवर्तमान मुख्यमंत्री के रूप में माननीय राजनाथ सिंह जी को, उस समय के सांसद श्री जयप्रकाश रावत जी को, जिन्होंने महाराजा नरपत सिंह रेकवाड़ का यह भव्य स्मारक यहां पर खड़ा किया। और आज ये स्मारक हम सबको एक नई प्रेरणा दे रहा है। और मैं धन्यवाद दूंगा यहां के लोकप्रिय विधायक श्री आशीष सिंह आसू को, जिन्होंने भारत माता के ऐसे महान सपूत के स्मारक का दर्शन करने के लिए आज मुझे यहां पर आने का अवसर प्रदान किया है। मैं आभारी हूं, धन्यवाद देता हूं इन सभी माननीय जनप्रतिनिधियों का, जिनके कारण आज मुझे यहां आने का अवसर प्राप्त हो पाया है। बहनों और भाइयों, आधुनिक भारत के तीर्थ हैं ये स्मारक, आधुनिक भारत के तीर्थ है।
और तीर्थ के रूप में हमें वर्तमान पीढ़ी को बताना भी चाहिए कि इन्हीं के शौर्य से, इन्हीं के पराक्रम से, इन्हीं के बलिदान से आज हम आजादी का एहसास कर पा रहे हैं। आजादी का एहसास इस रूप में अपने अनुरूप विकास की योजनाएं बना पा रहे हैं। समाज के हर एक तबके के लिए नई नई योजनाएं बन पा रही है। कोई सोचता था आज से 10 साल पहले कि हरदोई में भी हरदोई का मेडिकल कॉलेज होगा, लेकिन आज हरदोई में मेडिकल कॉलेज बन करके चालू हो गया है। अब नर्सिंग कॉलेज भी वहां बनने जा रहा है। कोई सोचता था हरदोई के अंदर, हरदोई से पश्चिम में मेरठ और दिल्ली को जोड़ने के लिए और इधर प्रयागराज से जोड़ने के लिए एक ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे मिलेगा, लेकिन गंगा एक्सप्रेसवे सर्वाधिक दूरी आपके हरदोई जनपद में तय कर रही है। 99 किलोमीटर की दूरी। याद करना, हरदोई से दूरी दिल्ली की दूरी को भी कम करेगी और साथ साथ प्रयागराज की दूरी को भी और काशी की दूरी को भी कम करने में सहायक होगी। विकास के नए नए कार्यक्रम आगे बढ़ेंगे, नए निवेश आएंगे। पीएम मित्रा टेक्सटाइल पार्क यहीं बनने जा रहा है, इसी जनपद की सीमा पर बनने जा रहा है। पीएम मित्रा टेक्सटाइल पार्क का मतलब लाखों नौजवानों के लिए नौकरी और रोजगार की सुविधा आप ही के जनपद में प्राप्त होगी। वैसे भी मैं मलावा का टेक्सटाइल देख रहा था, कितना शानदार यहां की कारीगरी है, कितना शानदार तरीके से यहां की बुनकरी है और कितना अच्छा कपड़ा का कार्य यहां पे होता है। लेकिन जब टेक्सटाइल पार्क बनेगा तो इनके हुनर को भी काम मिलेगा और साथ साथ यहां के नौजवानों को, जो लोग अब तक कार्य के लिए पंजाब जाते हैं, सूरत जाते हैं, उन्हें वहां नहीं जाना पड़ेगा, बल्कि अन्य देश भर के लोगों को रोजगार के लिए आपके हरदोई में आना पड़ेगा। बहन और भाइयों, मैं यहां पे भी था और यहां पर मैं देख रहा था विकास के लिए। आंसू जी कह रहे थे, अशोक रावत जी भी कह रहे थे कि यहां की कनेक्टिविटी ठीक हो जाए तो और पर्यटन बढ़ेगा और पक्षी विहार के लिए भी। बहनों और भाइयों, महाराजा नरपत सिंह की इस पावन धरा पर जो तालाब है, पक्षी विहार के रूप में सरकार इसको विकसित करेगी, इसको बेहतर कनेक्टिविटी के साथ जोड़ेगी, बेहतर कनेक्टिविटी होगी। याद करिए, ये डबल इंजन की सरकार है। डबल इंजन की सरकार विरासत का भी सम्मान करती है और विकास को भी आगे बढ़ाती है। और विरासत और विकास का यह अद्भुत संगम आपने भी देखा होगा प्रयागराज महाकुंभ के अवसर पर। देखा ना, उत्तर प्रदेश की सामर्थ्य दुनिया देख रही थी। 66 करोड़ से अधिक श्रद्धालु देश भर से आ जाए। जो लोग कहते हैं भारत के बारे में कि भारत में लोग गंदे रहते हैं, जो लोग कहते हैं, जो लोग बदनाम करते थे हमें कि हम जाति के नाम पर बटे हैं, क्षेत्र के नाम पर बटे हैं, भाषा के नाम पर बटे हैं, तमाम वादों के आधार पर बड़े हैं, इनकी आंखों को खोलने के लिए महाकुंभ पर्याप्त है। ये लोग जा करके देखें, एक ही संगम की त्रिवेणी में हर जाति के लोग, हर क्षेत्र के लोग, हर भाषा के लोग एक ही साथ स्नान करते थे। कोई भेद नहीं था, न जाति का भेद था, न क्षेत्र का भेद था, न भाषा का भेद था, न संप्रदाय का भेद था। एक भारत श्रेष्ठ भारत का इतना अच्छा उदाहरण अन्यत्र देखने को नहीं मिलेगा। मां गंगा का आशीर्वाद भी मिला, मां यमुना का आशीर्वाद भी मिला, मां सरस्वती का आशीर्वाद भी मिला, और जो आया अभिभूत होकर के गया। याद करिए, भारत से तो लोग आए ही, दुनिया के 100 से अधिक देशों के लोग भी आए। हर व्यक्ति के मन में एक ही भाव था
जो देसी था, जो भारत का था, वह तो कहता था कि वाह, एक बार बस संगम में डुबकी लगाने का अवसर मिल जाए, पुण्य स्नान का सौभाग्य मिल जाए। और जो विदेशी थे वे भीड़ को देख करके अभिभूत थे। इतनी बड़ी भीड़, इतने उत्साह के साथ एक आयोजन के साथ सहभागी बन रही है। बहनों और भाइयों, ये तब होता है जब सारे लोग एक दिशा में सोचते हैं, एक साथ चलते हैं, एक साथ विरासत पर गौरव की अनुभूति करते हैं। विपक्ष के लोग दुष्प्रचार करते रहे, लेकिन जनता जनार्दन ने ठान लिया था, ये जितने भी भारत विरोधी हैं, सनातन विरोधी हैं, इनको सबक सिखाना है। भले यात्रा की कठिनाई हो, लेकिन हम तब भी जाएंगे। और वे लोग आए, बड़े पैमाने पर देश भर से आए, और इतना बड़ा आयोजन दुनिया के अंदर कहीं नहीं हो पाया जो प्रयागराज की धरती में उत्तर प्रदेश के अंदर हो गया है। बहनों और भाइयों, ये विरासत और विकास का एक अद्भुत संगम है। महाराजा नरपत सिंह का यह पावन स्मारक भी विरासत है, उसको विकास के साथ जोड़ना है। और विकास के साथ जोड़ने के लिए कनेक्टिविटी, अच्छा मार्ग बने वहां तक जाने के लिए, वहां तक जाने के लिए मार्ग बने, पक्षी विहार बने, पर्यटन के कुछ संभावनाओं को विकसित किया जा सके, गेस्ट हाउस बने, यहां के लोकल उत्पाद को हम आगे बढ़ा सके। मैं देख रहा था यहां के अन्नदाता किसानों ने, यहां के हस्तशिल्पी और कारीगरों ने बहुत अच्छे अच्छे उत्पाद तैयार किए हैं। अगर वे सभी यहां डिस्प्ले हो जाएं, लोगों को मिलने प्रारंभ हो जाए, तो रोजगार का भी सृजन होगा, नए गाइड भी मिलेंगे, और साथ साथ यहां के विकास को आगे बढ़ाने में भी मदद मिलेगी। और बहनों और भाइयों, उसी विकास की कड़ी को विरासत के साथ जोड़ने के लिए आज हम सब यहां पर आए हैं, इस क्षेत्र में आए हैं, यहां के विकास के साथ जोड़ने के लिए आए हैं। और स्वाभाविक रूप से विरासत के साथ जुड़ने आए हैं, तो आज यहां पे 650 करोड़ रुपए की परियोजनाओं की सौगात भी हरदोई जनपद को दे रहे हैं। ये विकास के विभिन्न प्रकार की योजनाएं हैं, ये कनेक्टिविटी की भी है, शिक्षा की भी है, स्वास्थ्य की भी है, पेयजल की भी है, आम जन से जुड़े हुए जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में व्यापक परिवर्तन का आधार बनाने वाली योजनाएं हैं। और इसीलिए बहनों और भाइयों, हम लोग आए हैं आपसे कहने के लिए, आज बदलते हुए भारत को हम सब ने देखा है। एक नया भारत प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में आज हम सबको दिखाई देता है। एक भारत है, श्रेष्ठ भारत है। एक भारत श्रेष्ठ भारत के दर्शन हो रहे हैं। एक भारत श्रेष्ठ भारत इसलिए क्योंकि पिछले 10 वर्ष में भारत दुनिया की एक महाशक्ति के रूप में स्थापित हुआ है। आपने देखा होगा, भारत 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है, और अगले 2 वर्ष में भारत दुनिया की 3री बड़ी अर्थव्यवस्था बनेगा। 3री बड़ी अर्थव्यवस्था का मतलब भारत से बड़ी केवल 2 ही अर्थव्यवस्था तब रहेगी, एक अमेरिका की और दूसरा चीन की, और तीसरा भारत होगा। आप याद करिए, हर भारतवासी के लिए गौरव का क्षण होना चाहिए। आज विकास की नई नई योजनाएं आ रही हैं। देश के अंदर आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर, हाईवे बन रहे हैं, रेलवे का संचालन बिछ रहा है, रैपिड रेल चल रही है, पोर्ट बन रहे हैं, एयरपोर्ट बन रहे हैं, मेट्रो का संचालन हो रहा है, विकास के बड़े बड़े कार्य, एक्सप्रेस हाईवे भी बन रहे हैं। और जब सुरक्षा का बेहतर वातावरण होता है, तो सुरक्षा के इस बेहतर वातावरण में निवेश आता है, रोजगार का सृजन होता है, नौजवान प्लान नहीं होता है। सुरक्षा के इस बेहतर वातावरण के साथ जुड़ करके आज हम सब लोग
आगे बढ़ रहे हैं। आप याद करिए 2017 के पहले के उत्तर प्रदेश को हर दूसरे तीसरे दिन दंगा होता था। बहनों और भाइयों, इन दंगाइयों का उपचार ही डंडा है। बिना डंडे के मानेंगे नहीं। आप देख रहे होंगे बंगाल जल रहा है, वहां की मुख्यमंत्री चुप है, दंगाइयों को शांति दूत कहती है। अरे लातों के भूत बातों से कहां मानने वाले हैं। लेकिन सेकुलरिज्म के नाम पर इन लोगों ने दंगाइयों को दंगा करने की पूरी छूट दे रखी है। पूरा मुर्शिदाबाद पिछले एक सप्ताह से चल रहा है, सरकार मौन है। बहनों और भाइयों, इस प्रकार की अराजकता पे लगाम लगनी चाहिए और मैं धन्यवाद दूंगा इस बात के लिए वहां की माननीय न्यायालय को, जिन्होंने वहां पर केंद्रीय बलों की तैनाती करके वहां के अल्पसंख्यक हिंदुओं की सुरक्षा की व्यवस्था करने के लिए कदम उठाया है और आज केंद्रीय बल वहां पर तैनात है। आपने वहां की पीड़ा सुनी होगी। सब लोग मौन है। कांग्रेस मौन है मुर्शिदाबाद के दंगों पर, कांग्रेस मौन है, समाजवादी पार्टी मौन है, टीएमसी मौन है। वे धमकी पे धमकी दिए जा रहे हैं, समर्थन कर रहे हैं। बांग्लादेश के अंदर जो हुआ था उसका समर्थन कर रहे हैं बड़ी बेशर्मी के साथ। अगर उन्हें बांग्लादेश अच्छा लगता है तो उनको बांग्लादेश ही जाना चाहिए। क्यों भारत की धरती पर बोझा बने हुए हो? क्यों भारत की धरती पे बोझा बने हुए हो? हम आभारी हैं प्रधानमंत्री मोदी जी के और गृह मंत्री अमित शाह जी के, जिन्होंने वक्फ संशोधन अधिनियम को पारित करके गरीबों की जमीनों पर और सार्वजनिक जमीनों पर पड़ने वाली डकैती पर लगाम लगाने का काम इस अधिनियम संशोधन अधिनियम के माध्यम से पारित किया है। अब ये जमीन जो वापस आएगी, बहनों और भाइयों, इसमें हॉस्पिटल बनेंगे, इनमें गरीबों के लिए मकान बनेंगे, हाई राइज बिल्डिंग बनेगी, यहां पर स्कूल बनेंगे, विश्वविद्यालय बनेंगे, निवेश के लिए लैंड बैंक बनेगा। लेकिन किसी को जमीन पर कब्जा करके गुंडागिर्दी करने की छूट अब नहीं मिलेगी। इसलिए लोग परेशान हैं, क्योंकि जमीन के नाम पर जो लूट थी वह रुकने वाली है और उसलिए इन लोगों को परेशानी है। परेशानी इस बात को लेकर के कि अब गुर्गे खाली हो जाएंगे। तो पहले जो जनता को लूटते थे, इनको अब भय है कि इनके द्वारा पाले गए गुर्गे कहीं भस्मासुर हुए तो कहीं अब इन्हीं को न लूटने लग जाएं। इनके द्वारा अकूत संपत्ति जो अर्जित की गई है उसी पर डकैती न डालने लग जाए। इसलिए उस भय के कारण ये वक्फ के नाम पर जनता को बेवकूफ बनाने का काम कर रहे हैं। तो वहीं 14 अप्रैल को बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर की जयंती पर लखनऊ गोमती नगर स्थित डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर मेमोरियल में कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जिसमें मुख्य अतिथि के तौर पर पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह शामिल हुए और कार्यक्रम को संबोधित किया। बाबा साहब के जो विचार है, बाबा साहब के जो आदर्श है, उनको आगे बढ़ने का जिम्मा हम सब लोगों का है। और हम आपको ये भी बताना चाहते हैं, ऐसे ही तमाम राजनीतिक लोग जिन्होंने बाबा साहब के अनुयायियों को, जिन्होंने दलित समाज की सबसे बड़ी आपकी नेता को स्टेट गेस्ट हाउस में जो घटना की, जिसमें जीवन उनका बाल बाल बचने का काम हुआ, ऐसे लोग भी आज अम्बेडकर साहब के अनुयायी के रूप में अपने को प्रोजेक्ट करने का प्रयास कर रहे हैं। ऐसे लोग जिन्होंने बाबा साहब के अनुयायियों को सदैव पीछे करने का काम। फिलहाल वीडियो में इतना ही। नमस्कार।